जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये तीसरा भाग है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का तथा यह अंतिम भाग भी होने वाला है। उम्मीद है कि आप बची हुई 3 वीडियो देख चुके होंगे। अब देख के ही आएगा क्योंकि तीसरी वीडियो जो है वो पहली 2 वीडियो के ऊपर बेस है, और अगर आप पहली 2 वीडियो नहीं देखे रहेंगे तो तीसरी वीडियो में मैं क्या समझा रहा हूँ नहीं समझ में आएगा। देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ तो डाउट बताए थे कि ये डाउट मुझे लगता है ज़रूर से आपके मन में भी आए होंगे ये डाउट। जब मैं ये बचपन में पढ़ा था तो मुझे तो काफ़ी डाउट आए थे इसमें। देखिए, हाउ ब्लड कम्स टू लंग्स। पहला क्वेश्चन ये है कि लंग्स के अंदर जो ब्लड है वो कैसे आता है। और एक और बात बताना था, जो लंग्स होता है उसको हिंदी में कहा जाता है फुसफुस। फुस ठीक, तो लंग्स को क्या कहा जाता है? फुसफुस कहा जाता है। तो जो ब्लड होता है वो लंग्स यानी कि फुसफुस में कैसे आता है। देखिए, जो ट्रैकिया यानी कि सांस नली होती है उसमें छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे छेद होते हैं जिसमें से जो रक्त यानी कि खून होता है वो रिस कर आता है। ठीक है, इसे हम रक्त वाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? रक्त वाहिका। तो रक्त फुसफुस में कैसे आता है? रक्त वाहिकाओं द्वारा आता है। अब दूसरा प्रश्न ये था कि क्या जो हम सांस लेते हैं उसमें गैसों का शुद्धिकरण होता है। देखिए, गैसों के शुद्धिकरण के अंदर जो डस्ट पार्टिकल होते हैं यानी कि जो कचरा होता है सिर्फ उसी का शुद्धिकरण होता है। कैसे? नासा छिद्र में बाल द्वारा और नासा कपाट के अंदर म्यूकस द्वारा। उसके अंदर जो हवा के अंदर जो लवण होते हैं यानी कि जो ऐसी चीज़ें जो हम हमारे शरीर को हानिकारक होते हैं सिर्फ उसी चीज़ का शुद्धिकरण होता है। जबकि जो हवा के अंदर नाइट्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड ये सब जो गैसें होती है ये डायरेक्ट आपके लंग्स में जाती है। लंग्स के अंदर हीमोग्लोबिन देखता है, उसको ऑक्सीजन लेना होता है, पर कभी कभी वो कार्बन मोनोऑक्साइड भी ले लेता है यानी कि धुआं। ये सब हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिए थे। देखिए, आज हम समझने वाले हैं एपिग्लोटिस क्या होता है। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, एपिग्लोटिस बहुत छोटा सा टॉपिक है। एपिग्लोटिस है क्या? एक पहली बात तो ये कह सकते हैं कि एक मांस का टुकड़ा है। मांस का टुकड़ा जो कि हमारे शरीर के अंडर कंट्रोल है, और ये एपिग्लोटिस चौराहे के पुलिस का काम कर देता है। क्यों? देखिए, ये इस नली से यानी कि लैनेक्स से जो खाना आ रहा था, ठीक है, लैनेक्स नहीं एक्चुअली एक ग्रसनी है। क्या है? ग्रसनी है। तो ग्रसनी से जो खाना आ रहा था उसको खाने की तरफ भेजना यानी कि ओइसोफेजस की तरफ भेजना, और हमारे ट्रेकिया की तरफ भेजना। रुकिए, ओइसोफेजस एस और ट्रेकिया TA। तो ओइसोफेजस से OS और ट्रेकिया से TA। तो जो यहाँ से आ रहा है मुख्य गुहा से वो खाना है कि हवा, पहले ये कैसे कंफर्म करेंगे। तो इस चीज़ के लिए जो हमारा मस्तिष्क ब्रेन होता है ये इस एपिग्लोटिस के अंदर कुछ हार्मोन रिलीज़ करता है कि वह इसको बता देता है कि जो यहाँ से आ रहा है ये खाना है कि हवा है। ठीक है, तो एपिग्लोटिस जो है ये मूवेबल होता है यानी कि ये हिल सकता है। तो जब खाना आता है तो जो एपिग्लोटिस होता है वो यह साइड आ जाता है। ये साइड कैसे आएगा? तो उसको हार्मोन भेजेगा कौन? ब्रेन भेजेगा। तो जब ये साइड आ जाएगा तो ये एयर का दरवाज़ा बंद कर दिया, उसके मुंह पे आके खड़ा हो गया। तो जो आप खाएंगे वो सीधा आपके ओइसोफेजस द्वारा आपके पेट में चला जाएगा, आमाशय में। जबकि यदि आप हवा ले रहे हैं तब ये जो एपिग्लोटिस से दौड़ के ये साइड आ जाएगा और जो खाने की ओर का जो मुख है उसको बंद कर देगा। अतः जो आपकी हवा है वो आपके फुसफुस के अंदर आ जाएगी। एपिग्लोटिस का बस इतना ही काम होता है, पर यदि एपिग्लोटिस नहीं होता तो हमको काफ़ी दिक्कत होती। अब एपिग्लोटिस से ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कभी कभी खाना खाते समय हमको छींक क्यों आ जाती है।
देखिए, कभी कभी खाना खाते समय आप बात कर रहे होते हैं या फिर किसी दूसरे चीज़ के ऊपर ध्यान लगा के खा रहे होते हैं। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं, कोई सीरियल आ रहा है, उसमें अच्छे से ध्यान गड़ाए हुए हैं, खाना के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो आपका जो मस्तिष्क ब्रेन है वो तो टीवी की तरफ ध्यान दे रहा है। अब वो जो हार्मोन है वो छोड़ना भूल जाता है एपिग्लोटिस को। अब एपिग्लोटिस जो है अपना टेंशन में आ जाता है कि इसको हार्मोन ही नहीं छोड़ा, कहाँ घूमेगा, और बीच में थोड़ी खड़ा हो सकता है। तो यदि कभी ये गुस्से के अंदर, एक्चुअली इसको गुस्सा वुस्सा नहीं आता है, ये जहाँ पे पहले था वहीं पे रह जाता है। मतलब मान लीजिए पहले आप सांस ले रहे हैं, अब सांस लेना तो आप बंद नहीं करते हैं, टीवी देख रहे हैं तब भी सांस ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, खाना धीरे धीरे खा रहे हैं, तो अब सांस ली थी तो एपिग्लोटिस दौड़ के ये साइड आ गया था, और खाना जो है चबाने लगे और निगल रहे हैं, तब भी जो ब्रेन है वो हार्मोन नहीं रिलीज करता है एपिग्लोटिस को कि क्या आ रहा है, खाना आ रहा है कि हवा आ रही है। तब एपिग्लोटिस इधर का इधर ही रह जाता है, तो जो खाना है वो एयर वाले में चला जाता है, फुसफुस में चला जाता है। तब लंग्स जो है ये बौखला जाता है कि इस हिस्से में यदि खाना आ जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, एल्वेली में फंस गया तो पूरा गया इंसान। तब इसीलिए जो लंग्स होता है ये रेड अलर्ट शुरू कर देता है, वहाँ पे उसकी जितनी भी कोशिकाएं रहती हैं वो रेड अलर्ट पे आ जाती है। हालांकि डायफ्राम भी उस समय हेल्प करने लगता है, डायफ्राम में कूदी मारेगा और लंग्स भी जो है पिचकेगा फूलेगा। अतः ये जोर से हवा अंदर से बाहर की ओर फेंकेगा, यानी कि जो ट्रैकिया के अंदर जो खाना गया था वो तुरंत ऐसे निकल जाए, फटाक से निकले इसमें जैसे। तो फुसफुस क्या करता है, जो खाना होता है वो ट्रैकिया से बाहर निकाल देता है और वो नाक के रास्ते, मुंह के रास्ते सब कुछ निकल जाता है, खाना पूरा घीन भरने लगता है। अब देखिए, जो श्वसन होता है ये 2 प्रकार का होता है। मुझे लगता है आधे से ज़्यादा तो आप लोग भी बौखला गए होंगे कि श्वसन मार्ग बता दिए, श्वसन अलग अलग जानवरों में कैसे कैसे होता है वो समझा दिए, एपिग्लोटिस से सब समझा दिए। अब इनसे बता दें कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। तो देखिए, ये सब समझने के बाद ही आपको ये समझ में आएगा कि श्वसन के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, श्वसन जो है 2 प्रकार से होता है, एक होता है बाह्य श्वसन, एक होता है आंतरिक श्वसन। ठीक, हालांकि इसका नाम बाह्य श्वसन है, परंतु ये आपके शरीर के अंदर होते हुए भी इसे बाह्य श्वसन कहा जाता है। तो बाह्य श्वसन कहाँ पे, लंग्स में होता है। जब आप सांस लेते हैं और वह हवा, सांस, वायु आपके लंग्स में पहुँचती है, तो वो जो लंग्स प्रेशर मारेगा, मतलब ऑक्सीजन लेगा, हीमोग्लोबिन में देगा और वापस CO2 छोड़ देगा, तो ये जो आपका श्वसन हुआ उसे हम कहेंगे बाह्य श्वसन। उसके बाद जो है कि फुसफुस में से रक्त बाहर निकल करके अलग अलग कोशिकाओं में जाके वह ऑक्सीजन देगा, तो वो हो जाएगा आंतरिक श्वसन। कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया रहेगा, वो क्रेब्स चक्र चलेगा और हमको क्या मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा, अतः ग्लूकोज मिलेगा। ठीक, अब देखिए टाइडल वॉल्यूम क्या होता है। अब ये टाइडल वॉल्यूम क्या है, अलग सा चीज़ है। पहले इसका मीनिंग समझिए, इसको लिखे नहीं है कहीं पे। इसका मीनिंग होता है कि एक बार में एक नॉर्मल इंसान जितनी सांस लेता है उसको हम कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। तो देखिए, जो 500 मिलीलीटर की ml की जो बॉटल आती है, BT से समझ लीजिएगा बॉटल। तो जो 500 ml की जो बॉटल होती है उसके अंदर जितनी हवा आती है उतनी ही हवा आप एक बार में लेते हैं। हालांकि जब आप इस प्रकार हवा लेंगे, मतलब जब ज़्यादा लेंगे तब तो आप ज़्यादा लेंगे, पर जब आप नॉर्मली ऐसे नॉर्मल है तब आप 500 ml की बॉटल के अंदर जितनी हवा आती है उतनी एक बार में लेते हैं। अब टोटल लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर की होती है, मतलब 6 लीटर लिक्विड की बात नहीं कर रहे हैं, जो 6 लीटर का बाटला होता है उसके अंदर जितनी ऑक्सीजन आती है उतनी ऑक्सीजन आप एक बार में ले सकते हैं। ये जो कैपेसिटी है ये हमारे लंग्स की होती है, ये हाईएस्ट कैपेसिटी होती है।
देखिए जो नॉर्मल इंसान होता है उसका जो लंग्स होता है वो 1 मिनट के अंदर 16 बार धड़कता है, जबकि कोई व्यक्ति जब सो रहा होता है तो उसका जो लंग्स है वो 12 बार ही धड़कता है। और जब छोटा बच्चा रहता है 1-1.5 साल का, उसकी हार्ट बीट भी फास्ट होती है, जो लंग्स बीट होती है वो भी फास्ट होती है। तो छोटे बच्चे की लंग्स बीट 25 होती है। कितना? 25। ठीक है। अब देखिए सांस लेने की कुछ मशीनें। अब हर व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो सांस खुद से ले पाता है, और कुछ ऐसी भी जगह होती है जहाँ पे ऑक्सीजन सही से अवेलेबल नहीं होती है, वहाँ पे आपको सांस की मशीन लगानी पड़ती है। तो देखिए जब आप ऊपर पहाड़ पे जाएंगे तो आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? ऑक्सीजन सिलेंडर। कहीं पे भी ऑक्सीजन की कमी हुई आपको क्या लेके जाना पड़ेगा? ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा। तो जब आप पहाड़ पे ऊंची पहाड़ों पे जाएंगे, ऊंचाई जब बढ़ जाएगी तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो भारी गैस होती है, वो सब आप नीचे छोड़ के ऊपर आ गए, वहाँ पे नाइट्रोजन ये सभी रहेगी, तब अब वहाँ पे हवा ही नहीं है। तो इसलिए जो ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें ऑक्सीजन जैसा नाइट्रोजन होती है। अब ऑक्सीजन तो आपको चाहिए था, पर नाइट्रोजन काहे के लिए भरा गया है? देखिए जो ऑक्सीजन होती है यह एक भारी गैस होती है, और जब नॉर्मल इंसान ऑक्सीजन लेता है तो वह सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेता, अन्य गैसें भी लेता है। और यदि वहाँ जाके वो सिर्फ ऑक्सीजन ले लिया तो उसका जो फुसफुस है उसके ऊपर चोटें लगने लगेगी, वो चोटिल हो सकता है और मर भी सकता है। इसीलिए जब आप ऊपर ऊंची पहाड़ पर जाएंगे तो उसमें नाइट्रोजन भरा होता है। और यदि आप समुद्र के अंदर जाएंगे, देखिए समुद्र के अंदर भी -300 फीट ही रहना चाहिए, यानी कि 300 फीट से कम के अगर आप समुद्र में जा रहे हैं तो उसके अंदर भी आप ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन लेके जाएंगे। परंतु यदि आप समुद्र जो है उसकी जो गहराई वो 300 फीट से भी ज़्यादा नीचे है तो आपको ऑक्सीजन के साथ हीलियम लेके जाना होगा। ठीक है। अब देखिए आईसीयू क्या होता है। जब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस मरीज होता है तो उसे आईसीयू में भर्ती कराया जाता है। आईसीयू का फुल फॉर्म होता है इंटेंसिव केयर यूनिट। आईसीयू की एक खासियत होती है कि इसके अंदर आपको हमेशा नर्स तथा डॉक्टर मिलते हैं। तो देखिए आईसीयू के अंदर भी 2 प्रकार होते हैं, एक लोअर तथा एक हायर। तो जो लोअर होता है ना, यानी कि थोड़े नीचे दर्जे का पेशेंट, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है, अभी 10 मिनट में मर जाएगा, उसकी ऐसी सिचुएशन नहीं आई है। जबकि जो हायर व्यक्ति है इसके आसपास डॉक्टर दौड़ता ही रहेगा, क्या पता कब मृत्यु हो जाए। इसलिए जो देखिए जो लोअर क्वालिटी का पेशेंट होता है आईसीयू के अंदर, उसको ऑक्सीजन मास्क पहनाया जाता है। अब देखिए जो आईसीयू होता है इसके जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन भरा हीलियम भरा जाता है। यहाँ पे H2 लिख दिए गलती से, ऑक्सीजन तथा हीलियम भरा जाता है। क्या भरा जाता है? ऑक्सीजन तथा हीलियम। ठीक है। तो जो लोअर दर्जे का पेशेंट रहेगा उसको क्या पहना देंगे? ऑक्सीजन मास्क पहना देंगे, यानी कि उसका जो शरीर है वो ऑक्सीजन को खींच सकता है, पर जो हमारा वातावरण है वो वाली ऑक्सीजन को नहीं ले सकता। इसलिए उसको क्या पहना दिया जाता है? मास्क पहना दिया जाता है। मास्क के अंदर ऑक्सीजन आती है, जो पेशेंट है वो खुद से खींच के जो है अपनी सांस को पूरा कर लेता है। पर जो एकदम सीरियस पोजीशन में रहता है उसको वेंटिलेटर पे चढ़ा दिया जाता है। वेंटिलेटर की मशीन बहुत महंगी मिलती है, लॉकडाउन के समय ब्लैक में बिक रही थी। तो वेंटिलेटर के अंदर आपके मुंह द्वारा एक नली डाली जाती है पूरा फुसफुस तक, और वो पंप मशीन से प्रेशर मार करके आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन भेजा जाता है। उस टाइम पे जो मरीज की हालत होती है वो इतनी बिगड़ जाती है कि वो उसका जो लंग्स होता है वो खुद से सांस भी नहीं खींच पाता है, उसको सांस देने के लिए भी जो है पंप मशीन लगानी पड़ती है। और उम्मीद है कि जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम है अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद।